નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, શ્રી એસએન વિદ્યાલય દ્વારા સંચાલિત ઈ લર્નિંગ કાર્યક્રમમાં હું ફરી પાછું આપનું એકવાર હાર્દિક સ્વાગત કરું છું। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે જે છે એક નવા પોઈન્ટ સાથે અભ્યાસ કરીશું। આજનો આપણો પોઈન્ટ છે उपसर्ग तथा प्रत्यय। तो छात्रों, कभी आपने ये सोचा है कि भाषा में जो नए नए शब्द हमें दिखते हैं, नए नए शब्द हम बोलते हैं, वह आते कहाँ से हैं? तो ये जो शब्द जो है वह बनाने के लिए भाषा में कुछ शब्द लगाए, कुछ प्रत्यय लगाए जाते हैं, उसे शब्द संरचना कहते हैं। भाषा में नए नए शब्द बनाने के लिए कुछ प्रत्यय लगाए जाते हैं, उसे हम शब्द संरचना कहते हैं। शब्द संरचना में क्या होता है कि मूल शब्द के आगे और पीछे कुछ शब्दांश लगाए जाते हैं। मूल शब्द के आगे और पीछे कुछ शब्दांश लगाए जाते हैं और ये शब्द तीन तरह से बनते हैं। एक है उपसर्ग के द्वारा, दूसरा है प्रत्यय के द्वारा और तीसरा है संधि तथा समास। इन तीन के द्वारा हम शब्द संरचना कर सकते हैं। तो आज हम उपसर्ग के बारे में पढ़ेंगे। तो उपसर्ग जो है उसका क्या मतलब है? उपसर्ग का क्या मतलब है? मैंने आपको पहले ही कहा था कि जब हमारे सामने कोई नया शब्द आए व्याकरण में तो उसका अर्थ हमें अच्छी तरह से समझ लेना है। तो यहाँ उपसर्ग का क्या मतलब है? उप यानी निकट, उप यानी निकट या समीप कहा जाता है, और सर्ग यानी सृष्टि करना, यानी कि जो शब्द समीप में आकर नए शब्द की सृष्टि करता है। समीप यानी कि जो मूल शब्द है उसके पास में जाकर नया शब्द बनाता है, उसे हम उपसर्ग कहते हैं। उपसर्ग में क्या होता है कि उपसर्ग में क्या होता है कि हमें कुछ शब्द जो है उपसर्ग में आगे जो लगने वाले शब्द होते हैं हम उससे उपसर्ग कहते हैं। जो मूल शब्द होता है, मूल शब्द के आगे जो शब्द लगाया जाता है उसे हम उपसर्ग कहते हैं। इस बात को आपको अच्छी तरह से ध्यान रखना है। आगे लगने वाले जो शब्द होते हैं उसे हम उपसर्ग कहते हैं। उदाहरण के द्वारा हम देखेंगे, यह जो देश शब्द है, देश जो है वह एक मूल शब्द है। मूल शब्द के बारे में मैंने कहा था कि वह शब्द जो है मूल शब्द जो भाषा उत्पत्ति के साथ उससे वैसे ही प्रयोग किया गया हो या जैसे के तैसे उसे रखा जाता है, उसमें कोई विकार या परिवर्तन नहीं आता है, उसे हम मूल शब्द कहते हैं। तो यह देश जो है वह मूल शब्द है। उसके जो आगे शब्द लगाए जाते हैं, आगे लगने वाले शब्द जो होते हैं उसे हम उपसर्ग कहते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि देश जो है वह मूल शब्द है। इसके आगे यदि मैं वी शब्द लगा दूँ, यह जो है हमारा उपसर्ग है। उप यानी आगे लगने वाले शब्द। यहाँ पर देश जो है वह मूल शब्द है और उसके आगे यदि मैं वी लगा दूँ तो उसका हमें एक नया शब्द मिलता है, विदेश। उसी प्रकार यह देश शब्द है, इसके आगे में स्व लगा दूं तो यह स्व जो है वह भी हमारा क्या हो गया? उपसर्ग हो गया। इससे बन जाता है स्वदेश। तो देश में से हमें दो अन्य शब्द मिले, किसकी सहायता से? उपसर्ग की सहायता से दो शब्द मिले। वी लगाने से विदेश बन जाता है और स्व लगाने से स्वदेश बन जाता है। उसी प्रकार यह देश शब्द है
उसके आगे में यदि पर शब्द लगा दूँ तो एक नया शब्द बनता है परदेश। तो आपने देखा कि जो आगे लगाए जाते हैं वह उपसर्ग कहलाते हैं, और उपसर्ग के द्वारा हम नए नए शब्द बना सकते हैं, जिसके कारण भाषा में क्या नए नए शब्द हमें मिलते हैं। और ये जो शब्द है वह उपसर्ग है और उसे शब्दांश भी कहा जाता है। उसी प्रकार ये देश शब्द है, उसके आगे में उप शब्द लगा दूँ तो उसका क्या हो जाता है, उपदेश हो जाता है। तो यहाँ देश का मतलब बिल्कुल नहीं रहता, यहाँ उपदेश यानी किसी को सलाह दी जाती है, शास्त्रों का ज्ञान दिया जाता है, उसे हम उपदेश कहते हैं। तो यहाँ देश का जो मीनिंग है वह बिल्कुल नहीं रहता है। यहाँ पर हम देखेंगे कि एक ही शब्द जो है मूल शब्द, उसके द्वारा हमें कई नए शब्द प्राप्त होते हैं। तो उपसर्ग लगाने से, प्रत्यय लगाने से, संधि या समास लगाने से हमें भाषा में नए नए शब्द प्राप्त होते हैं। यदि हम दूसरा उदाहरण देखें कि एक ही शब्द के अनेक शब्द हम उपसर्ग लगाने से बना सकते हैं, जैसे हार शब्द है, उसके आगे में आ लगा दूँ तो उसका बन जाएगा आहार। उसी प्रकार हार शब्द है, उसके आगे में सम लगा दूँ तो उसका हो जाएगा संहार। उसी प्रकार हार शब्द जो है उसके आगे में वी शब्द लगा दूँ तो विहार। तो यहाँ हार शब्द जो है उसके आगे हम आ लगाएंगे तो आहार यानी अनाज और भोजन, और हार शब्द है उसके आगे हम सम लगा देंगे तो उसका हो जाएगा संहार यानी कि विनाश। और हार शब्द है उसके आगे मैं वी लगा दूँ तो उसका बन जाता है विहार। तो इस प्रकार उपसर्ग लगाने से हमें भाषा में नए नए शब्द मिलते हैं। तो हम जानेंगे कि उपसर्ग जो है उसे लगाने से क्या क्या परिवर्तन आता है। सबसे पहले उपसर्ग लगाने से हमें 3 विशेषताओं का पता चलता है। उपसर्ग लगाने से क्या परिवर्तन आता है। तो उपसर्ग लगाने से जो मूल शब्द है उसका अर्थ बिल्कुल उलट जाता है। उलट जाता है मतलब कि उसका उल्टा हो जाता है, विरोधी हो जाता है। यहाँ पर जो मूल शब्द है उसके आगे हम उपसर्ग लगाएंगे तो उसका जो है अर्थ उलट जाता है। जैसे कि मैंने कहा धर्म शब्द, यह मूल शब्द है, उसके आगे यदि हम अशब्द लगाएंगे तो उसका क्या हो जाएगा, अधर्म। तो यहाँ पर उपसर्ग लगाने से क्या हो जाता है कि उसका अर्थ बिल्कुल उलट जाता है, यानी कि उसका विरोधी बन जाता है। दूसरा, उपसर्ग लगाने से कुछ शब्द का अर्थ नहीं बदलता, लेकिन उसके आगे पीछे ही शब्द का अर्थ घूमता रहता है।
उपसर्ग लगाने से कि उसका बिल्कुल अर्थ नहीं बदलता, लेकिन उसका आगे पीछे ही अर्थ बदलता है। जैसे कि शुद्ध शब्द, आगे मैं वि शब्द लगा दूंगी तो उसका हो जाएगा विशुद्ध, यानी कि बहुत शुद्ध। उसी प्रकार भ्रमण शब्द है, उसके आगे हम परि शब्द लगाएंगे। भ्रमण शब्द है, उसके आगे परि शब्द लगाने से उसका हो जाएगा परिभ्रमण। तो यहाँ पर उसका अर्थ नहीं बदलता है, लेकिन उसके मूल शब्द के आगे पीछे ही उसका अर्थ रहता है। भ्रमण कहो या परिभ्रमण, उसका समान ही अर्थ होता है, यानी कि उसके समानार्थी शब्द हमें प्राप्त होते हैं। हमने उपसर्ग के बारे में यह जानकारी प्राप्त की कि उपसर्ग जो है वो आगे लगाए जाते हैं, उससे लगाने से क्या भेद हो जाता है, तो उसका अर्थ बदल जाता है और फिर क्या समानार्थी शब्द भी मिलता है। तो इस प्रकार उपसर्ग जो है वह हमें नए नए शब्द बनाने के लिए उपयोगी है। भाषा में एक शब्द से दूसरा शब्द जो बनाया जाता है उससे हम क्या कहते हैं, शब्द संरचना कहते हैं। शब्द नए नए बनाने के लिए हम 3 शब्दों का प्रयोग करते हैं, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि या समास। तो यहाँ पर हमने आज उपसर्ग के बारे में बात की है। अब हम देखेंगे कि उपसर्ग हिंदी में कितने प्रकार के हैं। हमारी भाषा जो हिंदी है उसने अपनी हिंदी भाषा का विकास करने के लिए अपने ही कुछ उपसर्ग बनाए हैं। जैसे हम पहला शब्द देखें तो अ शब्द, अ में से कितने शब्द बनते हैं, तो अ से बनता है अज्ञान, अधर्म। तो यहाँ पर हिंदी का अपना एक उपसर्ग का समूह है, वह हम देखेंगे। हिंदी के उपसर्ग, उसी प्रकार अन शब्द, अन जो है वह हिंदी का उपसर्ग है। अन से बनता है अनपढ़, अनजान, अनजान। तो यहाँ पर अनजान जो है उसका हम विच्छेद करें शब्द तो अन वत्ता जान होता है। तो यहाँ पर अन शब्द लगा हुआ है। अन शब्द जो है लगाने से हमें 2 शब्द मिलते हैं, अनपढ़ और अनजान। उसके बाद हम अध शब्द देखें तो अधपका, अध कचरा। यहाँ अध यानी आधा मतलब होता है, अधपका, आधा पका हुआ अन्न होता है, उससे हम आधा पका हुआ कहते हैं। अधकचरा यानी जो हम अनाज को पीसते हैं वो अधकचरा होता है, यानी कि वो पूरी तरह से उसे पीसा नहीं जा सकता, इसलिए हम अधकचरा कहते हैं। उसी प्रकार भर शब्द, भरपूर, भरपेट। तो यहाँ पर भर पर से भरपूर और भरपेट। एक ही शब्द के द्वारा नए नए कितने प्रकार के शब्द बनते हैं यह हमें उपसर्ग के द्वारा पता चलता है। आगे हम देखेंगे कि कुशब्द, कुशब्द से बनता है कुपात्र, कुनिंदा, कुकर्म। तो यहाँ पर कु शब्द लगाने से, कु का मतलब होता है बुरा,
कु का मतलब होता है बुरा। यहाँ कुपात्र, कुनिंदा और कुकर्म। कुपात्र यानी अच्छा पात्र नहीं है, जो व्यक्ति बुरा होता है कुपात्र कहते हैं। कुनिंदा यानी कि दूसरों की बुरी निंदा जो करते हैं वो कुनिंदा। कुकर्म जो बुरा कर्म करते हैं वह कुकर्म कहते हैं, यानी कि कु शब्द का मतलब होता है बुरा। उसके बाद हम पर शब्द देखें। पर से बनता है पर पोता, पर दादा। पर पोता यानी पौत्र जो होता है उसे हम पर पोता कहते हैं। पर दादा यानी दादा के भी दादा जो होते हैं वो पर दादा कहते हैं। उसी प्रकार बिन शब्द यह जो है सारे के सारे हिंदी के ही उपसर्ग है। यहाँ पर बिन शब्द है तो बिन का हो जाएगा बिन उपयोगी, बिन बोला। जो जरूरी नहीं है वो बिन उपयोगी, बिन शब्द लगाने से बिन उपयोगी, बिन बोला आदि शब्द हमें मिलते हैं। उसी प्रकार जो है सु शब्द, सु से हो जाता है सुपुत्र, सुविचार। सु यानी अच्छा, कु यानी बुरा, सु यानी अच्छा, सुपुत्र यानी कि अच्छा पुत्र और सुविचार यानी अच्छे विचार। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि हिंदी के अपने कुछ उपसर्गों का समूह है, उससे हमें याद रखना है। और यहाँ पर हमने देखा कि हिंदी के कई उपसर्गों के द्वारा हमें नए नए शब्द मिलते हैं। अब हम देखेंगे संस्कृत के उपसर्ग। अब हम देखेंगे संस्कृत के उपसर्ग। आपको लगेगा कि संस्कृत के उपसर्ग हिंदी में कैसे, आपको लगेगा कि संस्कृत के उपसर्ग हिंदी में कैसे प्रयोज जाया जा सकता है। तो यहाँ संस्कृत जो है हमारे सभी भाषाओं की जननी है, इसलिए संस्कृत के भी कुछ उपसर्ग जो है उसका समूह हिंदी में लिया गया है। तो दूसरा है संस्कृत के उपसर्ग। तो यहाँ संस्कृत के जो उपसर्ग है वह हम देख लेते हैं। सबसे पहले है आ शब्द। आ में से बनता है आमरण। आ शब्द ऊपर से बनता है आमरण। उसके बाद यदि हम अधि शब्द ले तो अधि पर से बनता है अधिकारी, अधिनियम। उसके बाद जो है हम अति लेंगे। अति का मतलब है ज्यादा, तो अति ज्ञान, अतिशय। तो यहाँ अति का मतलब है सबसे ज़्यादा हो, अति यानी ज़्यादा। तो अति जो है, आपको एक बात याद रखनी है कि संस्कृत के जो उपसर्ग हैं वो ज़्यादातर ह्रस्व में ही लिखे जाते हैं। उसकी जो संधि उसकी जो इकाई जो है वह ह्रस्व में रहती है। यहाँ सभी आप संस्कृत के उपसर्ग देख लीजिएगा, वह सभी ह्रस्व या ह्रस्व शब्द में ही लिखी जाती है। फिर हम देखेंगे अनु शब्द। अनु का हो जाएगा अनुवाद, अनुज। अनुज यानी छोटा भाई बनता है। अनुवाद, अनुराग। उसके बाद हम देखेंगे उपशब्द। उप से बन जाएगा उपहार, उपहार, उपकार।
उपयोग। तो एक ही जो उपसर्ग है उसके द्वारा हमें कितने नए नए शब्द मिलते हैं। ये जो शब्द हैं वह संस्कृत से उपसर्ग का समूह लिया गया है। उसके बाद हम प्रति देखेंगे। प्रति से बनता है प्रतिकार, प्रतिनिधि, प्रतियोगिता। लेकिन एक शब्द जो है प्रतीक, वह जो है इस तरह से लिखा जाता है, यहाँ ह्रस्व नहीं है। कुछ अपवाद रूप शब्द भी होते हैं जिसको हम दीर्घ स्वरूप लिख सकते हैं। यहाँ प्रति शब्द जो है वह हमेशा ह्रस्व में ही लिखा जाता है, इसका हमें कभी दीर्घ नहीं करना है। लेकिन एक प्रतीक शब्द जो है वह एक ही जो ऐसा है वह ऐसे दीर्घ में लिखा जाता है। उसके बाद हम देखेंगे प्र शब्द। संस्कृत का जो प्र शब्द है उसमें से क्या बनता है, तो प्रभाव, प्रभाव ये शब्द जो है प्र लगाने से बनता है। उसके बाद देखेंगे स्व शब्द। स्व से स्वराज, स्वतंत्र। तो यहाँ पर स्व शब्द लगाने से स्वराज, स्वतंत्र आदि नए नए शब्द हमें मिलते हैं। अब हम ये जो थे संस्कृत के उपसर्ग थे, एक वी शब्द ले लेते हैं। वी शब्द से बनता है विदेश, विशेष, विज्ञान। तो इस प्रकार जो है संस्कृत के जो उपसर्ग हैं उसके द्वारा जो है हमें एक उपसर्ग लगाने से कई सारे अन्य शब्द हमें मिलते हैं। आपको यह बात अच्छी तरह से ध्यान में रखनी है, उपसर्ग जो हैं वह मूल शब्द के आगे लगाए जाते हैं। तो ये जो शब्द हैं वह सारे के सारे हमारे क्या हैं, उपसर्ग हैं। आपको यह बात अच्छी तरह से मन में बिठानी है कि उपसर्ग जो हैं वह मूल शब्द के आगे लगाए जाते हैं। मूल शब्द के आगे लगने वाले शब्दों को हम उपसर्ग कहते हैं। अब तीसरा है अरबी, फारसी, उर्दू के उपसर्ग। हिंदी भाषा जो है वह अपना भाषा का जो है विस्तार करने के लिए कई भाषा के उपसर्ग अपने में ले रहे हैं। तो हमने देखा कि हिंदी के उपसर्ग, संस्कृत के उपसर्ग, उसी प्रकार अरबी, फारसी और उर्दू भाषा के भी कुछ उपसर्ग हिंदी भाषा में लिए गए हैं। तो हम आज अभी अरबी, फारसी और उर्दू के उपसर्ग भी देखेंगे। सबसे पहले है एन शब्द। एन शब्द से बनता है एन वक्त, एन मौका। एन शब्द आप फिल्मों में देखते होंगे, एन वक्त पर पुलिस आ गई, एन मौके पर पुलिस आ गई। तो ये एन शब्द जो है वो एन जो शब्द है वह हमारा अरबी, फारसी और उर्दू का उपसर्ग है। फिर हम देखते हैं खुश शब्द। खुश शब्द से अन्य कैसे शब्द बनते हैं? खुश से खुश किस्मत, खुश किस्मत, खुश मिजाज, खुशबू। तो यहाँ पर देखेंगे खुश से हमें कई सारे शब्द मिलेंगे। उसके बाद हम देखेंगे गैर शब्द। गैर शब्द से क्या बनता है? तो गैर
कानूनी, गैर जिम्मेदार। तो यहाँ गैर शब्द जो है उसका मतलब है गलत, गैर कानूनी, गैर जिम्मेदार, यानी कि गैर शब्द का मतलब है गलत। उसके बाद हम देखेंगे बद शब्द। बद शब्द का क्या बनता है? तो सबसे पहले बदबू। बदबू यानी कि अच्छी बुरी न, बद यानी बुरा होता है, बदबू यानी बुरी खुशबू जो होती है उसे हम बदबू कहते हैं। बदनाम, बद किस्मत। तो हम कई बार ऐसे शब्द बोलते हैं लेकिन हमें पता नहीं कि हम उर्दू भाषा, अरबी भाषा के उपसर्ग बोल रहे हैं। हिंदी फिल्म तो हम कई सारे देखते हैं, उसमें कई ऐसे शब्द आते हैं लेकिन हमें मालूम नहीं होता है कि ये शब्द जो है वह अरबी, फारसी और उर्दू भाषा के उपसर्ग है। अब हम देखेंगे बे शब्द। बे से बनता है बेवफा, बेचारा, बेईमान। तो यहाँ पर एक शब्द बे जो है उससे लगाने से हमें कितने सारे शब्द मिलते हैं। यहाँ आप उपसर्ग के बारे में देखेंगे तो यहाँ जो मूल शब्द होता है वह कहीं कट नहीं होता है। जैसे कि यहाँ पर वफा शब्द है, वफा के आगे हम बे लगा देंगे तो वह बेवफा हो जाएगा। यहाँ ईमान शब्द है, उसके आगे हम बे लगा देंगे तो बेईमान हो जाएगा। उसी प्रकार ला शब्द, ला शब्द लगाने से बनता है लावारिश, लाइलाज, लाजवाब। तो यहाँ देखा आपने कि ला शब्द लगाने से कितने और नए शब्द मिलते हैं। उसी प्रकार जो है हम शब्द, हम शब्द लगाने से हम सफ़र, हम उम्र, हम दर्द। तो यहाँ पर हम जो है लगाने से हम सफ़र, हम उम्र, हम दर्द। उसी प्रकार सर शब्द जो है सर पर से लगता है सरपंच, सरनामा, सरपंच, सरनामा। सरनामा यानी कि जहाँ हम रहते हैं उसका स्थान का जो पता होता है उसे हम सरनामा कहते हैं। उसी प्रकार हर शब्द देखेंगे, हर से बनता है हर पल, हर घड़ी, तो यहाँ पर हमने देखा कि कुछ शब्द जो हैं वह अरबी, फारसी और उर्दू भाषा के भी उपसर्ग हमारी हिंदी भाषा में लिए गए हैं। तो आपको यह बात अच्छी तरह से याद रखनी है कि उपसर्ग जो हैं वो क्या है, और उपसर्ग जो हैं वह मूल शब्द के आगे लगाए जाते हैं, और मूल शब्द के जो आगे शब्द लगाए जाते हैं उसे हम उपसर्ग कहते हैं। और उपसर्ग लगाने से मूल शब्द में कई सारा परिवर्तन आ जाता है, जैसे कि उसका अर्थ बदल जाता है, उल्टा हो जाता है, विरुद्धार्थी हो जाता है, या फिर जो है समानार्थी हो जाता है, या कुछ उसमें विशेषता आ जाती है। तो परीक्षा में आपको किस तरह से पूछा जाएगा, या फिर आपको 2 या 3 गुणों में इसके बारे में पूछा जाएगा, उपसर्ग किसे कहते हैं आपको बताना है। हम कुछ उदाहरण देख लेते हैं। यहाँ पर आपको परीक्षा में पूछा जाएगा 2-3 गुणों में। हम
पहले उसकी सूचना देख लेते हैं। किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं किया गया। किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं किया गया? उपसर्ग के बिना का जो शब्द है वही आपको ढूंढना है। उपसर्ग जो है, जिस शब्द में उपसर्ग नहीं है उसे आपको ढूंढना है। किस शब्द में वी उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ? ऑप्शन ए विज्ञान, ऑप्शन बी विमान, ऑप्शन सी विपक्ष और ऑप्शन डी विख्यात। तो आप यहाँ 4 शब्द दिए गए हैं, विज्ञान, विमान, विपक्ष, विख्यात। तो आपको इस 4 में से ऐसे शब्द को ढूंढना है जो उपसर्ग, वी उपसर्ग जिसमें नहीं लगाया है। यहाँ पर विज्ञान देखिए तो ज्ञान शब्द है और उसके आगे वी शब्द लगा है, तो यहाँ तो उपसर्ग लगा है और ज्ञान का विज्ञान हो गया, तो यह तो उपसर्ग है यहाँ पर। फिर हम देखेंगे विपक्ष, यहाँ पक्ष जो है उसके आगे वी शब्द लगाया गया है। ख्यात जो है, जो प्रसिद्ध है उसे ख्यात कहते हैं और ज़्यादा प्रसिद्ध हो तो उसे विख्यात कहते हैं। तो यहाँ भी उपसर्ग है, यहाँ भी उपसर्ग है, लेकिन जो ये शब्द विमान शब्द है हमारा, यहाँ विमान जो एक शब्द है उसके आगे जो ये वी शब्द है वह उपसर्ग का काम नहीं कर रहा। यह पूरे के पूरा जो है शब्द ही है, इसमें हमें उपसर्ग नहीं लगाया है, इसलिए हमारा जो उत्तर होगा वह हो जाएगा विमान। दूसरा है, किस शब्द में अपशब्द का प्रयोग, अप उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? सबसे पहले अपकार, दूसरा है अपना, तीसरा है अभिलाषा और चौथा है अपशब्द। तो यहाँ पर देखें किस शब्द में अपशब्द का उपसर्ग की तरह प्रयोग नहीं हुआ है। तो यहाँ देखेंगे अपकार, तो उपकार का जो है उल्टा शब्द करे तो अपकार हो जाता है। तो यहाँ अप जो है यहाँ उपसर्ग लगा हुआ है। फिर अभिलाषा शब्द तो बिल्कुल नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर हमें कहा कि अप, किस शब्द में अप नहीं लगा हुआ है। अप जो शब्द है वही उपसर्ग को हमें देखना है, अभी तो नहीं आएगा। तो यहाँ अप शब्द, तो शब्द जो है उसके आगे भी अप शब्द लगाए गए हैं, यानी कि बुरा, अप यानी बुरा शब्द। तो यहाँ अपना शब्द है वह क्या है, वह शब्द है, यहाँ पर कहीं भी उपसर्ग नहीं लगा हुआ है। तो इस तरह से भी आपको पूछा जाएगा कि 4 जो विकल्प दिए गए हैं उसमें से किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं किया गया। यहाँ आपको एक शब्द दिया जाएगा जैसे कि उपहार,
ऐसा शब्द दिया जाएगा और कहा जाएगा इसमें से उपसर्ग को अलग कीजिए, शब्द में से उपसर्ग को अलग कीजिए। तो आप तुरंत इसमें से लिख डालेंगे कि उप जो है वो उपसर्ग है। उपसर्ग की बात हो रही हो तो आपको आगे वाले शब्द को ही देखना है कि आगे जो शब्द लिखे जाते हैं उससे हम क्या कह सकते हैं, उपसर्ग कह सकते हैं। तो आशा है कि आपको यह उपसर्ग का जो टॉपिक है वह समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर उपसर्ग के बारे में हम थोड़ी कुछ बात कर लेते हैं कि उपसर्ग क्या है। जो आगे लगने वाले शब्द जो होते हैं वह उपसर्ग होते हैं। और नए नए शब्द बनाने के लिए हिंदी भाषा में कई उपसर्गों का एक समूह जो है वह लिया गया है, जैसे कि हिंदी भाषा के अपने उपसर्ग, संस्कृत के उपसर्ग और अंत में अरबी, फारसी और उर्दू के उपसर्ग। तो इस तरह आपको उपसर्ग का जो पॉइंट है वह याद रखना है। अगले लेक्चर में हम प्रत्यय के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए मैं आपसे आज्ञा चाहती हूँ।